रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 55। वीर की मॉम जब घर आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वीर के दादाजी को बताकर उनसे पहले सलाह ले ले, क्योंकि उन्हें इन सब के बारे में ज़्यादा तजुर्बा है और अगर उन्हें राशि अच्छी लगी तो वह ज़रूर वीर को कन्वीनियंस कर लेंगे। वीर की मॉम तो बहुत कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते वह मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। और जब वह घर पहुंची तो वीर के दादाजी लिविंग एरिया में बैठकर टीवी देख रहे थे और वीर के मॉम उनके पास जाकर बैठ गई। उन्हें पहले वीर से पूछकर कंफर्म करना था, पर उन्हें अपने बेटे का रवैया भी बहुत अच्छे से पता था, पर उन्होंने सोचा कि पहले वीर के दादाजी को बता दे ताकि कल को अगर वीर नहीं मानेगा तो उसके दादाजी फोर्स करने पर वह ज़रूर मान जाएगा। वीर की मॉम ने वीर के दादाजी से बोली, पापा जी मुझे आपसे वीर के बारे में कुछ बात करना है। उनकी बातें सुन वीर के दादाजी बिना उनके तरफ देख ही बोले, हाँ बोलो बहू, क्या बात करना है। उनकी नज़र अभी टीवी पर ही था। यह देख वीर की मॉम थोड़ी सीरियस होती हुई बोली, पापा जी थोड़ी सीरियस टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दीजिए ताकि आप मेरी बात अच्छी तरह से सुन सके। उनका इतना कहना कि वीर के दादाजी ने तुरंत रिमोट ले टीवी बंद कर दिया और उनके तरफ देखते हुए बोले, हाँ बोलो क्या बात करना है। वीर की मॉम अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, पापा जी मैं ये कहना चाहती हूँ राशि आपको कैसी लगती है, मेरा मतलब हमारे वीर के लिए कैसी रहेगी। वीर की मॉम की बातें सुन दादाजी को समझ नहीं आ रहा था और वह आंखें मसलते हुए बोले, ठीक तरीके से बोलो क्या कहना चाहती हो। अब वीर की मॉम ने एकदम मुद्दे वाली बात करते हुए बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ पापा जी की राशि हमारे वीर के लिए कैसी रहेगी, मतलब हमारे घर की बहू, वीर की पत्नी। ये सुनते ही वीर के दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, क्या वीर को वह लड़की पसंद है। उनका ऐसा सवाल सुन वीर की मॉम ने मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, आप भी क्या पूछ रहे हैं, अगर वीर को पसंद होती तो ये झंझट ही नहीं होता और उसके साथ जो कुछ हुआ है आपको लगता है कि वह सामने से किसी से प्यार शादी पर भरोसा करेगा, नहीं करेगा। इतना बोल वह चुप हो गई। वहीं वीर के दादाजी तो चुपचाप बैठे थे और वीर की मॉम को सोचते हुए आगे बोली, क्यों ना आप एक बार वीर से बात कीजिए, क्योंकि राशि मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ वह वीर के लिए बहुत सही लड़की है। देखा नहीं घर आकर किस तरह से उसने उसे संभाल लिया, यहाँ तक कि उसके ऑफिस को भी। प्लीज़ पापा जी कुछ तो करिए, मुझे पता है वीर आपकी बातें कभी नहीं टालेगा। ये सुनते ही वीर के दादाजी अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए बोले, देखो बहू, कोई भी काम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है और हमने पहले ही गलती कर चुके हैं और हमारा पोता किस हालत से गुजरा है वह उसे ही पता है और अभी भी उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ सब प्रेशर डालकर उससे और परेशान किया जाए। थोड़ा वक्त जाने दो, उसके बाद हम ज़रूर कुछ करेंगे। वीर के दादाजी की बातें सुन वीर की मॉम समझ तो रही थी, पर वह परेशान होते हुए आगे बोली, अगर हमने लेट किया और इस लड़की का कहीं और रिश्ता फिक्स हो गया तो। जवान लड़की, उसके घर वाले भी तो कहीं ना कहीं रिश्ता देखते होंगे। मुझे नहीं लगता हमें लेट करना चाहिए। वीर के दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैं उनके घर वालों से बात करके निपटा लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें हमारे पोते के बारे में सोचना है, उस पर परेशानी ना आए। दादाजी की बातों से वीर की मॉम भी समझ गई कि वीर के ऊपर फ़िलहाल तो किसी भी बात का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने खुद मना किया है कि उसे काम और टेंशन से दूर रखने के लिए। तो भलाई इसी में है कि कुछ वक्त के लिए उसे इन सब बातों का जहन में नहीं लाने देना है, जिसकी वजह से वह भी दादाजी की बातों को सहमति देते हुए हाँ बोल दी।
दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, शगुन अब अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने लगी थी। यहाँ तक कि बहुत कुछ उसके अंदर चेंज आ गया था। उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई थी कि वह अब खुद से बहुत सारी स्टेप करने लगी। और तो और उसके रहन सहन में काफ़ी हद से ज़्यादा चेंज आ गया। सच में पहले से इतनी खूबसूरत थी। और वर्कआउट करने से अथर्व के डाइट प्लान जो बना रखा था उस पर शगुन काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने लगी थी। अब वह दिन ब दिन मॉडल को भी फेल कर दे ऐसी होते जा रही थी। अथर्व अब शगुन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होने लगा था। वह जैसे चाहता था बिल्कुल शगुन वैसी खरी उतर रही थी। अब उसने सोच लिया था कि वह शगुन के पेरेंट्स से उसे मिलवा दे, क्योंकि शगुन कई दफ़ा उससे यह बोल चुकी थी कि उसके पेरेंट्स से उसे मिलना है, पर अथर्व से मिलने नहीं देता। इन दिनों शगुन काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी, पर जब उसे अपनी फैमिली का याद आता तो बालकनी में बैठे उनके बारे में सोचते लगती। उनके पास तो उसकी फैमिली का फ़ोटो भी नहीं था जो देख सके, और मोबाइल अथर्व तो उसे कभी मोबाइल नहीं दे सकता। दूसरी बात, अपने माँ बाबा की आवाज़ सुने लंबी समय बीत चुका था। जब भी उनके बारे में सोचती उसकी आंखों से आंसू बह आ जाता। और अथर्व ने कई दफ़ा लैपटॉप में देख लिया था। अब शगुन उसे जिद तो नहीं करती थी और ना ही उसके सामने भीख मांगती कि वह उसके पेरेंट्स से मिलने जाने दे। नई नई जब आई थी तब वह डेली रोया करती थी और जाने की जिद करती थी, पर अब उसने अथर्व से कहना छोड़ दी। पर अथर्व बहुत अच्छे से जान चुका था कि वह अंदर ही अंदर सच में बहुत तड़प रही है, और अथर्व उसे अब और नहीं तड़पा सकता। इसलिए उसने कुछ तरकीब निकाला था ताकि शगुन को अब एकदम खुश देख सके। इस वक्त अथर्व अपने ऑफिस में था और वह लैपटॉप में अच्छे से देख पा रहा था शगुन किस तरह उदास होकर बेड पर बैठी है। यूं ही उसकी आंखों से हल्का आंसू आया और धीरे धीरे गहरा होते हुए लुढ़कते उसके गाल पर आ गिरा। एक पल के लिए अथर्व भी डर गया, क्योंकि शगुन एकटक फ्लोर को देख रही थी। अथर्व ने जल्दी से सर्वेंट लुसिया को कॉल किया और कहा कि वह जल्दी से शगुन के पास जाए। सर्वेंट लुसिया तेजी से दौड़ते हुए अथर्व के कमरे के पास पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था और वह बाहर से दरवाज़ा खटखटाई। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से भी शगुन जरा भी हिलडुल नहीं रही थी। वह बस एकटक फ्लोर को देखे जा रही थी। शगुन की ऐसी हालत देख अथर्व तो परेशान हो गया और उसने वापस सर्वेंट लुसिया को कहा कि वह दरवाज़ा जोर से बजाए। उसकी आवाज़ सुनकर सर्वेंट लुसिया तेजी से दरवाजे पर हाथ पीटती रही। लगातार दरवाज़ा पीटने की वजह से शगुन अपने होश में आई और जल्दी से बेड पर से उठ दौड़ते हुए गई, दरवाज़ा खोली। और उसकी आंखों के सामने सर्वेंट लुसिया को देख शगुन गुस्सा करते हुए बोली कि आप इस तरह से क्यों दरवाज़ा बजा रही हैं? क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है? मैं खोलती ना दरवाज़ा। सर्वेंट लुसिया शगुन से बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वह उसे ध्यान दे रही थी कि उसने कहीं खुद को चोट तो नहीं पहुंचाया। पर उसे सही सलामत देख वह जान में जान आया, क्योंकि जिस तरह से अथर्व ने कॉल किया और चिल्लाकर जल्दी से कहा कि वह जाकर देखे। एक पल के लिए वह भी बहुत डर गई थी कि ऐसा क्या हो गया जो उसके बॉस ने इतने गुस्से में बोल रहे हैं। इधर ऑफिस में अथर्व बहुत डर गया था। वह अपना मोबाइल ले उठ ही रहा था घर जाने के लिए, जब सर्वेंट लुसिया और शगुन की बातें सुना तो वहीं रुक गया और वापस लैपटॉप में ध्यान से सुनने लगा। शगुन सर्वेंट लुसिया पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि सर्वेंट लुसिया बार बार उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी कि कहीं वह बीमार तो नहीं है ना। और उसके बार बार पूछने से अब शगुन इरिटेट हो गई। वहीं अथर्व को शगुन की हालत समझ में आ गया कि कहीं वह डिप्रेशन की शिकार तो नहीं हो रही, क्योंकि आजकल वह अथर्व से जिद करना छोड़ दी है और ना ही अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जिद करती है। अब यह सब बातें अथर्व गौर से सोचने लगा।
अब उसे कहीं न कहीं टेंशन के मारे बेचैन हो गया। उसने जल्दी से तेजा को कैबिन के अंदर बुलाया। तेजा जैसे कैबिन के अंदर आया, अथर्व उसे बोला, तेजा मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम देने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यह काम कल के कल होना चाहिए। आज तुम इंडिया के लिए रवाना हो जाओ, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। रात का वक्त अथर्व अपने विला आया। आज अकेला ही आया क्योंकि उसके कहने पर तेजा इंडिया जो चला गया था। वहीं अथर्व अपने कमरे में आया तो देखा शगुन सोई हुई है क्योंकि आज अथर्व को घर आने में लेट हुआ। शगुन उसका इंतज़ार करते करते सो गई। अथर्व जल्दी से फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज करके बाहर आया और उसे पता था कि शगुन ने कुछ खाया नहीं है। वह आजकल उसका इंतज़ार किया करती थी। आज भी वह उसका इंतज़ार करते सो गई। अथर्व उसके पास आया और बेड पर बैठा और उसे बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपनी उंगली से हटाया। शगुन बेफिक्र सोई थी। उसे अथर्व के छूने से भी एहसास नहीं हुआ। जो देख अथर्व ने अब उसके गालों पर हल्के हाथ से थपथपाया तो भी शगुन नहीं उठ रही क्योंकि अभी अभी उसे गहरी नींद जो लग गई थी। उसको न उठता देख अथर्व झुका और अपना चेहरा एकदम उसके चेहरे के करीब कर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। अब शगुन धीरे धीरे कुनकुनाते हुए छटपटाने लगी, पर अथर्व ने उसके होठों को छोड़ा नहीं। वह अब और ज़्यादा उसके होठों को चूमने लगा, जिसके एहसास से शगुन झट से अपनी आंखें खोली तो देखी अथर्व। वह अथर्व को देख रही थी, पलकें झपकाए जा रही थी। वह इतनी गहरी नींद में थी, अब उसकी नींद खराब हो गया। जब शगुन पूरी तरह आंखें खोली तब जाकर अथर्व ने उसके होठों को छोड़ा और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ प्यार से देख रहा था। उन दोनों इतने नज़दीक थे कि दोनों की नाक टच हो रहा था। शगुन पूरी तरह आंखें खोल कर उसे ही देख रही थी। शगुन उबासी लेते हुए बोली, आप कब आए? ये सुन अथर्व बोला, बस अभी आया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने तुम्हें मना किया ना, मेरा इंतज़ार मत किया करो। अगर मुझे लेट होता है तो तुम खाना खा लिया करो, पर तुम सुनती क्यों नहीं हो? शगुन हल्का मुस्कुराई और अपने हाथ से अथर्व का हाथ अपने चेहरे से हटाई और अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे अकेले नहीं खाया जाता और आप इतना लेट क्यों आते हैं? आपको जल्दी आना चाहिए ना, और मुझे कुछ काम भी तो नहीं है जो मैं करूं, इसलिए मैं आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। ये सुन अथर्व भी मुस्कुरा दिया और बोला, मैं हमेशा तो जल्दी आया करता हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाता है मुझे लेट आने में, पर तुम उस दिन मेरा इंतज़ार मत किया करो। अब चलो उठो, चलो खाना खा लेते हैं। शगुन सोने की वजह से आलस आ रहा था और वह अपने दोनों हाथों ऊपर की ओर करके उबासी के साथ अंगड़ाई भी ले रही थी। जो देख अथर्व ने हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर निकला। वह उसे सीढ़ियों से उतारते हुए नीचे लिविंग एरिया में आया और सीधे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। शगुन को अपने चेयर पर और खुद भी उसके पास बैठ गया। सर्वेंट लुसिया साइड में खड़ी थी और जब उन दोनों को आता देख तो उन्होंने तुरंत किचन में चली गई। उनके साथ एक शेफ भी था और वह दोनों तुरंत डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाने लगे। अथर्व जब भी शगुन के साथ खाना खाता या कहा जाए कि अब अथर्व नॉनवेज छुप छुपा कर ही खाता था। वह शाम को ज़्यादातर तो नॉनवेज नहीं खा पाता क्योंकि शगुन उसका आने का इंतज़ार किया करती थी, जिसके चलते उसे भी वेज ही खाना पड़ता। अब वह ज़्यादातर बाहर ही नॉनवेज खाता। अथर्व बड़े प्यार से शगुन को देखे जा रहा था और आज उसने अपने हाथों से भी शगुन को खाना खिलाया और खुद भी खा रहा था। तो भी शगुन भी अपने हाथों से खाना खा रही थी। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने खाना खा लिया। शगुन सोने की वजह से अब उसकी आंखों में नींद नहीं था, जिसके चलते अथर्व ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाया और उसके साथ बैठकर देखने लगा। वैसे देखा जाए तो उसके बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो करना था,
पर वह शगुन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि उसके साथ हंस बोल कर रहे। अथर्व उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह बार बार बीच बीच में शो के बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था और शगुन हंस हंस के उसे सब कुछ बताए जा रही थी। करीब उन दोनों बैठकर 1 घंटे शो देखे। उसके बाद अथर्व ने हाथों से रिमोट लिया और टीवी बंद करके बोला, चलो अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। शगुन ने घड़ी की ओर टाइम देखी तो अब 11:25 हो रहा था और वह फिर अथर्व की तरफ देखते बोली, थोड़ी देर और देख लेते ना, वैसे भी आपके पास कहाँ टाइम रहता। ये सुन अथर्व बोला, कल से मैं रोज़ तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखूंगा, पर बहुत ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए। चलो अब सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें वर्कआउट के लिए जाना है ना। चलो आराम करो, बॉडी को आराम चाहिए। शगुन अभी भी सोफे पर बैठी थी, वह उठ नहीं रही थी। वहीं अथर्व उठा और उसे गोद में उठा लिया और कमरे में लेकर आया। उसे बेड पर सुला, खुद भी साइड में लेट गया और उसके कमर में हाथ डाल एकदम अपने करीब कर लिया। शगुन सोने की वजह से उसकी आंखों में नींद तो नहीं था, वह अथर्व को देख रही थी। उसको इस तरह देखता देख अथर्व बोला, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या देखा नहीं है मुझे? शगुन अपनी एक उंगली से उसके बियर्ड पर खेलते हुए बोली, रोज़ तो देखती हूँ आपको, पर पता नहीं क्यों हर रोज़ आप मुझे नए लगते हैं। मतलब? अथर्व बोला, मतलब यही कि आप बहुत हैंडसम हैं। आपको रोज़ देखती हूँ पर आप रोज़ अलग दिखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको देखकर नज़रें फेर सकूँ। मैं ही क्या, हर लड़की अगर आपको देखेगी तो देखती ही रह जाएगी और वह आपको पाना चाहेगी। शगुन की बातें सुन तो अथर्व हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, क्या है आज तुम्हें, क्या खाया आज? वैसे भी खाना तो तुम मेरे साथ ही खा रही थी, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अथर्व बोल रहा था तो शगुन उसके मुंह में उंगली डाल दी, जिससे अथर्व चुप हो गया। अगर वह बोलता तो जरूर उसकी उंगली पर उसके दांत लग जाते। अथर्व उसकी उंगली बाहर निकालते हुए बोला, 2 साल की बच्ची हो तुम, जो ऐसी हरकतें कर रही हो? शगुन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हंसने लगी, जो देख अथर्व हल्के हाथ से उसके बालों पर फेरते हुए बोला, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। अथर्व को शगुन का मेडिसिन्स पता है कि वह जब भी उसके सिर में अपनी उंगलियां फेरता तो वह बहुत जल्दी सो जाती, और वैसे ही करने लगा। अपने एक हाथ से उसके सिर में उंगलियां फेरने लगा। कभी कभी उसके माथे पर, गला पर घुमाता है, जिससे शगुन के अंदर एक अजीब सी नशा होने लगता और वह तुरंत गहरी नींद में चली जाती। वैसे ही लगातार करने लगा, जिससे शगुन बहुत जल्द गहरी नींद में चली गई। उसके सोते ही अथर्व उसे गौर से देख रहा था और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला हूँ, जो देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। माय लव माय वाइफ। इतना बोल उसके होठों पर हल्का किस किया और बाहों में लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। सुबह के 9:15 हो रहा था। आज वीर ऑफिस जल्दी आ गया। उसकी कार जैसे ऑफिस के मेन गेट के पास पहुंचा और अंदर से गार्ड ने गेट ओपन कर रहा था कि कार में बैठा वीर की नज़र थोड़ी सी दूरी पर गई और जैसे उसने देखा, पहचान गया कि कौन है, और वह तुरंत ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार तुरंत रोक दिया। कार गेट के बीचों बीच में रुका था, आधा अंदर आधा बाहर, और कार में बैठा वीर थोड़ी सी दूरी पर टू व्हीलर को देख रहा था। राशि को किसी लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। उसे इतना हंसता देख वीर खुद के मन में कहने लगा, ये लड़का तो हमारी कंपनी का नहीं दिखाई दे रहा, और राशि तो कभी किसी लड़के के साथ नहीं आती, फिर ये कौन है? एक्चुअली राशि को आज प्रिंस ऑफिस छोड़ने आया था। उसे आज लेट हो रहा था और इस वक्त प्रिंस कहीं बाहर जा रहा था, इसलिए उसने राशि को
उसके ऑफिस ड्रॉप किया और राशि हंसते हुए उसे बाय बोलकर आगे बढ़ी। और वीर ने जैसे उसे आते देखा तो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। उसका ऑर्डर पाते ही ड्राइवर कार स्टार्ट किया और पार्किंग एरिया में ले चला गया। वहीं राशि प्रिंस के जोक पर हंसते हुए अंदर आई और बाकी के स्टाफ को गुड मॉर्निंग बोलते हुए लिफ्ट से होते हुए ऊपर की फ्लोर पर पहुंच गई। वह पहले तो अपने कैबिन में गई, अपना बैग रख कंप्यूटर ऑन की। 10 बजते ही राशि अपना शेड्यूल रिपोर्ट लेकर वीर के कैबिन में गई। वीर अपने कैबिन में ही बैठा था। वह अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था और जैसे ही राशि दरवाज़ा नॉक की कि उसकी आवाज़ से वीर ने उसे अंदर आने का परमिशन दे दिया। राशि अंदर जाते ही उसे गुड मॉर्निंग विश की। वीर उसे बड़े गौर से देख रहा था, पता नहीं क्यों पर बड़े ध्यान से देखने लगा। राशि अपने हाथ में लिए फाइल रीड करके वीर को बताने लगी। आज उसके कौन कौन सी मीटिंग है, जो भी इम्पोर्टेंट था वह सब उसे बता रही थी, पर वीर का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ राशि पर था। और जैसे ही राशि ने बोलना स्टॉप की तो उसका ध्यान वीर के ऊपर गया जो उसे ही देख रहा था। राशि आगे बोली, सर थोड़ी देर के बाद आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल में आना पड़ेगा। यह सुनते वीर बोला, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो, लगता आज कोई ख़ास बात है। वीर राशि से ऐसी पहली बार बात कर रहा था। जो सुन राशि मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो रोज़ ही ऐसी रहती हूँ। वीर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पर मैं तो तुम्हें आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। वीर की बातें सुन राशि को बहुत अजीब लगा कि वह मन ही मन कहने लगी, खुश और मैं तो रोज़ ही ऐसी रहती हूँ। सर को आज मैं ऐसी बदली कहाँ नज़र आने लगी। राशि आगे बोली, सर मुझे लगता है आपकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब था, इसलिए आपके आसपास लोग हंसते बोलते नहीं थे, पर मैं डेली ऐसी ही रहती हूँ सर। वीर भी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि तुम डेली ऐसे ही रहती हो और रहना भी ऐसे ही चाहिए, हैप्पी। थोड़ी देर में वीर अपनी मीटिंग अटेंड करने कॉन्फ्रेंस हॉल में चला गया और जितना भी उसने इम्पोर्टेंट काम थे वह सारे इम्पोर्टेंट काम निपटाया। दोपहर के 2 बजे राशि को उसके पापा का कॉल आया कि अर्जेंट घर आ जाए, बहुत ही अर्जेंट काम है। जिसे सुन राशि हैरान हो गई कि ऐसी क्या बात है जो उसके पापा अर्जेंट घर आने के लिए कह रहे हैं। राशि परेशान होते हुए अपने बाबा से पूछी, बाबा बताइए तो सही क्या बात है, आप इस तरह घर मुझे बुला रहे हैं, मम्मी तो ठीक है ना। कॉल की दूसरी ओर से श्याम जी बोले, मैंने प्रिंस को भेजा हूँ तुझे लेने के लिए, तू जल्दी से उसके साथ घर आ जा। आने के बाद मैं सारी बात तुझे बताता हूँ, पर तू पहले घर आ जा। देख प्रिंस पहुँच गया होगा तुझे लेने के लिए। श्याम जी ने कॉल कट कर दिया। राशि दौड़ते हुए वीर के कैबिन में पहुंची। वह इतनी तेजी दौड़ते हुए गई कि दरवाज़ा नॉक की और साथ में जल्दी से खोल भी दी। वहीं वीर अपने हाथ में एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर देख रहा था और अचानक से दरवाज़ा खुलने की वजह से सामने की ओर देखने लगा। राशि लंबी सांस भरते हुए अंदर गई। वहीं वीर उसे गौर से देख रहा था कि अचानक से इसका चेहरा इतना उतरा कैसे गया। वह सुबह में तो यह काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और अचानक से इतने परेशान। वीर उसको इतना परेशान देख पूछा, क्या हुआ राशि, तुम ठीक तो हो ना। जिसे सुन राशि बोली, सर मुझे छुट्टी चाहिए, अभी अर्जेंट मुझे घर जाना है। उसको इतना परेशान होता देख वीर बोला, सब ठीक तो है ना। राशि बोली, सर मेरे बाबा का अभी कॉल आया था, उन्होंने मुझे घर अर्जेंट बुलाया है। ये सुन वीर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अर्जेंट घर जाना है तो मैं ड्राइवर के साथ तुम चली जाओ। राशि बोली, नहीं सर मुझे प्रिंस लेने के लिए आया है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। प्रिंस नाम सुनते ही वीर उसे गौर से देखने लगा। उसे याद आया कि वही होगा जो सुबह राशि को छोड़ने आया था।
वीर को सोचता देख राशि फिर से बोली, सर अब मैं जाऊं? वीर अपना सिर हाँ में हिला दिया और राशि जल्दी से कैबिन से बाहर चली गई। वहीं वीर चेयर से उठा और विंडो के पास गया और बाहर की ओर देखने लगा। मन ही मन कहने लगा, कहीं राशि झूठ बोलकर तो उस लड़के के साथ कहीं जा तो नहीं रही ना। वीर जैसे खिड़की के पास नीचे देख रहा था और राशि तेजी से ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर निकली और गेट के पास प्रिंस खड़ा होकर राशि का इंतजार कर रहा था। और राशि पहुंचते ही प्रिंस की गाड़ी पर बैठी और वे दोनों वहां से निकल गए। ये सब देख वीर को बहुत अजीब लग रहा था। वह उससे पूछ भी नहीं सकता। इधर मुंबई, दिशा के कुछ ही दिनों में वापस एग्जाम्स होने वाले थे। दिशा कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने लगी। आज जब वह कॉलेज से बाहर निकली तो उसे इन दिनों न्यू ड्राइवर पिकअप करने आता था, क्योंकि विशाल और माहिर बेंगलुरु गए जो थे। दिशा जैसे मेन गेट से बाहर निकली और कार में बैठने ही वाली थी कि उसे तभी किसी ने जोर से आवाज़ दिया और वह अपना नाम सुनकर जैसे पीछे पलटी तो यह कोई और नहीं बल्कि आर्य उससे मिलने आया था। आर्य को देख दिशा कार में नहीं बैठी बल्कि कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और आर्य एकदम उसके पास आया और हंसते हुए बोला, अरे यार दिशा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगी और तुम हो कि इतना लेट निकल रही हो। अच्छा हुआ मेरी नज़र एकदम गेट पर ही था, वरना मेरी नज़र हटती तो तुम तो कार में बैठकर अब तक निकल भी गई होती। आर्य की नॉन स्टॉप बातें सुनकर दिशा बोली, अच्छा ये सब ठीक है, पर आप मेरा क्यों इंतज़ार कर रहे हो? क्या आपको मुझसे कुछ काम था? दिशा का ऐसा क्वेश्चन पूछता देख माहिर बेचारा सा चेहरा बनाते हुए बोला, दिशा तुम क्या कह रही हो? मुझे तुमसे क्या काम होगा? यार मैं ऐसे ही तुमसे मिलने चला आया। काफ़ी टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, इसलिए सोचा मिल लेता हूँ। अब तो तुम माहिर भाई के घर पर भी नहीं रहती हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिलने आया? अगर तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ। दिशा उसे रोकते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था कि कोई अर्जेंट काम तो नहीं है ना? अब जाकर आर्य मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वे दोनों रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे थे तो उतने में आर्य बोला, दिशा हम इस वक्त ना रोड पर खड़े हैं, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? यहीं पास के कैफ़े में बहुत अच्छा फेमस कॉफ़ी मिलता है। जब मैं कॉलेज में था तब आया करता था। चलो आज मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दिशा का जाने का मन नहीं था, पर वह आर्य को अगर मना करती तो न जाने वह कितने सारे सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देता। इसलिए वह बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सिर हिला दी। दिशा ने ड्राइवर को बता दी कि वह साइड में कार लगा दे, वह थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर ड्राइवर ने हाँ कह दिया। दिशा और आर्य बातें करते हुए धीरे धीरे कैफ़े की ओर जाने लगे और सच में कॉलेज के पास में ही बहुत फेमस कैफ़े था। वे दोनों वहीं चले गए। आर्य ने खुद के लिए और दिशा के लिए स्पेशल कॉफ़ी ऑर्डर किया। आर्य को बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था और वह कंटिन्यू दिशा से सवाल किए जा रहा था। उसका एक सवाल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा पूछ लेता। करीब आधे घंटे के बाद उन दोनों का कॉफ़ी रेडी होकर आया और वह दोनों धीरे धीरे कॉफ़ी पीते हुए ढेर सारी बातें करने लगे। आर्य दिशा के पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहा। इनफैक्ट उसके गांव के अभी तक के लाइफ के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पूछ रहा था। वहीं दिशा जितना उसको बताना था वह उतना ही बता रही थी, क्योंकि इसके पहले भी आर्य ने उसका इंटरव्यू ले चुका था और आज भी वही सवाल पूछ रहा था, पर दिशा को जितना बताना था वह उतना ही जवाब दे रही थी। उन्हें बातें करते वक्त इतना वक्त बीत गया कि धीरे धीरे वक्त अब 2:40 हो गया। फिर भी वे दोनों कैफ़े से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आर्य ने और भी कुछ खाने का ऑर्डर कर लिया था कि वे दोनों कुछ देर और बैठकर बातें करें।
इतना वक्त होने के बाद ड्राइवर ने आखिरकार विशाल को अपडेट दे दिया कि वह अभी भी कॉलेज के बाहर रुका है और दिशा मैडम आर्य सर के साथ कैफ़े में गई हुई हैं। ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसकी ड्यूटी था उसे हर वक्त का इन्फॉर्म करना। वह जैसे ही दिशा को अपार्टमेंट छोड़ना था वैसे ही विशाल को अपडेट दे देता था। आज इतना टाइम हो गया और वह अभी तक दिशा को अपार्टमेंट लेकर नहीं गया, जिसके चलते उसने विशाल को बताना सही समझा। विशाल को जैसे पता चला कि दिशा मैडम आर्य सर के साथ कैफ़े में हैं और वो अभी अब 3 बजने को आ गया है, तो विशाल लंबी सांस लेते हुए कॉल कट किया और अपना मोबाइल जेब पॉकेट में रखा और अपने काम पर ध्यान देने लगा, क्योंकि माहिर और वह बेंगलुरु में किसी प्रोजेक्ट पर काम करने आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद जैसे माहिर फ्री हुआ कि विशाल माहिर के पास गया और बहुत ही स्लो आवाज़ में उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, सर, आर्य सर दिशा मैडम से मिलने गए हैं। आर्य का नाम सुनते ही न जाने क्यों माहिर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह विशाल की तरफ देखते हुए बोला, आर्य दिशा से मिलने गया है, ये बात तुम्हें कैसे पता? इस वक्त वह घर पर रहेगी। विशाल बोला, अभी ड्राइवर का कॉल आया था कि वे दोनों अभी भी कैफ़े में हैं। माहिर अपनी एक उंगली से माथे पर रब करते हुए अपना मोबाइल निकाला और तुरंत आर्य को कॉल लगाया। इधर कैफ़े में बैठा आर्य का जब मोबाइल रिंग हुआ, उसने अपनी जेब से निकाला तो देखा माहिर ब्रो का कॉल आ रहा है। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका यूँ कॉल कट करना माहिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने वापस उसे कॉल लगाया। दूसरी बार भी आर्य ने कॉल काट दिया। अब तो माहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसे तीसरी बार कॉल लगाया। इस बार आर्य ने कॉल रिसीव कर लिया और जैसे हेलो बोला, इधर से माहिर दांत पीसते हुए बोला, आर्य मुझे अभी के अभी 8 महीने में जितना भी सक्सेना के साथ बिजनेस हुआ है उसके सारे डिटेल्स चाहिए, अभी के अभी। माहिर डायरेक्ट नहीं बोला। वह नहीं चाहता था कि आर्य को पता चले कि उसे कुछ पता है, इसलिए उसने बात को पलटते हुए ऐसा बोला। उतने में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया और दिशा को सामने जैसे रखा तो दिशा उस वेटर को सुनाते हुए बोली, कब का ऑर्डर दिया है और आप इतना लेट क्यों लेकर आ रहे हैं? दिशा का इतना कहना कि कॉल की दूसरी ओर माहिर ने उसकी आवाज़ सुन लिया। अब जाकर उसे पूरा का पूरा यकीन हो गया कि यह दोनों कैफ़े में ही हैं और माहिर आर्य के ऊपर भड़कते हुए आगे बोला, तुम अभी के अभी मुझे वह सारी फाइल्स ईमेल करो, जल्दी करो। माहिर का इतना गुस्सा देख आर्य तो डर ही गया। अब वह कैसे बताए कि वह बाहर है, फिर भी वह एक्सप्लेन करते हुए बोला, माहिर भाई, मैं आधे घंटे के बाद आपको ईमेल करता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। माहिर गुस्से से बोला, मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी मुझे ईमेल आना चाहिए, बहुत अर्जेंट है, यहाँ किसी मीटिंग में बैठा हूँ। इधर से आर्य बोला, तो आप उधर किसी और मीटिंग में बैठे हैं तो सक्सेना वाली फाइल लेकर क्या करेंगे? मैं थोड़ी देर के बाद कर देता हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़। उसका प्लीज़ प्लीज़ सुनकर माहिर का तो और भी गुस्सा बढ़ने लगा। वहीं आर्य अपना दिमाग लगाते हुए झूठ बोला, माहिर भाई, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ और जाते ही मैं तुरंत आपको ईमेल कर दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो मैं कॉल करके मैनेजर को कह देता हूँ या डैड को, आपको डिटेल्स दे देंगे। माहिर का नाम सुनते ही दिशा आर्य की तरफ देखी और उसे समझ गया कि कॉल के दूसरी तरफ माहिर ही है। अब कहीं ना कहीं दिशा को भी डर लगने लगा कि कहीं माहिर उसे भी कॉल करके पूछे ना कि वह घर पहुंची कि नहीं। वह अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी और माहिर को तो ताज्जुब की बात यह लगा कि आर्य दिशा के लिए झूठ बोल रहा है कि वह ऑफिस के काम के लिए बाहर आया है
और उसने झट से कॉल कट कर दिया। उसे समझ गया कि वह आर्य को जितना बोलेगा वह उतना अपना ही करेगा। माहिर ने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया और बोला कि जाकर दिशा को बोले कि माहिर का ऑर्डर है तुरंत घर जाने के लिए। माहिर का ऑर्डर तो ड्राइवर को सुनना ही पड़ेगा और वह तुरंत कार में से बाहर निकला और चलते हुए कैफ़े की ओर बढ़ा। उसे करीब 5 से 3 मिनट ही लगा कैफ़े तक पहुंचने के लिए। वह कार में बैठे ही कैफ़े को देख रहा था। जब वह कैफ़े में गया तो देखा 2-4 सीट छोड़कर वे दोनों बैठकर कुछ खा रहे थे। दिशा ने आर्य से एक बार भी माहिर के बारे में नहीं पूछी। वहीं आर्य ने भी माहिर के बारे में कुछ नहीं बोला। उतने में ड्राइवर उन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ और दिशा के तरफ देखते हुए बोला, मैडम माहिर सर का मुझे कॉल आया था और मैंने उन्हें बता दिया कि आप अभी तक घर नहीं गई, तो अब आपको इसी वक्त घर चलना पड़ेगा, उनका ऑर्डर है। माहिर का नाम सुनते ही दिशा कांप गई और वह तुरंत आर्य के तरफ देखने लगी। वहीं आर्य को भी अजीब लगने लगा कि कहीं माहिर मेरी झूठ तो नहीं पकड़ लिया ना। यही सोच रहा था कि दिशा बोली, आर्य मुझे घर जाना होगा। उसको उठता देख आर्य उसे रोकते हुए बोला, अरे दिशा अभी तो हमने खाना स्टार्ट किया और तुम 10 मिनट और रुक जाओगी तो कोई आसमान नहीं फटने वाला। दिशा को इतना बोल आर्य ड्राइवर की तरफ देखा और गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत था माहिर भाई को बताने के लिए। यह सुन ड्राइवर अपनी सिर नीचे झुका लिया और बोला, सॉरी सर, पर विशाल सर का हर वक्त मुझे कॉल आता है और आज भी उनका कॉल आया था। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने उन्हें सच सच बता दिया। मेरी ड्यूटी है सर। उन दोनों को भी पता था कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। दिशा फिर से आर्य के तरफ देख बोली, अब मुझे घर जाना ही होगा। आर्य बोला, कोई बात नहीं, 10 मिनट और, अभी तो हमने खाना स्टार्ट किया है। आर्य ड्राइवर की तरफ देख बोला, तुम जाओ कार में बैठो, हम 10 मिनट में आते हैं। अगर किसी का कॉल आया तो उन्हें मेरा नाम बता देना, ठीक है। ड्राइवर अपना सिर हाँ में हिलाकर कैफ़े से बाहर चला गया और माहिर दिशा को जिद करते हुए उसे और 10 मिनट बिठाया। उन्हें 10 मिनट में खाना खा लिया। उसके बाद वे दोनों कैफ़े से बाहर निकले। दिशा कार में जाकर बैठ गई और ड्राइवर वहां से उसे लेकर अपार्टमेंट के लिए निकल गया। उसके जाते ही आर्य भी ऑफिस के लिए निकल गया। आर्य 10 मिनट रुका के रखा। यह बात ड्राइवर ने पहले ही माहिर को अपडेट दे दिया था ताकि आगे चलकर उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, और 10 मिनट का सुनकर माहिर ने कुछ बोला नहीं। पर उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया था, पर वह इतना दूर था कि वह कुछ कर भी नहीं सकता और फ़ोन पर उन दोनों को चिल्ला भी नहीं सकता। आर्य स्पीड में कार चलाते हुए ऑफिस पहुंचा और जल्दी से लिफ्ट से होते हुए अपने कैबिन में गया। उसे ऑफिस आने तक काफ़ी लेट हो चुका था और जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और सक्सेना वाली जितने भी डिटेल्स थे वह सब माहिर को ईमेल कर दिया। माहिर को कॉल करना चाहता था पर डर के मारे उसने कॉल नहीं किया और ना ही माहिर का उसे एक बार भी कॉल आया। उसे ऐसा डाउट भी आया कि कहीं माहिर ने जानबूझकर तो उसे परेशान नहीं किया, पर उसकी कहाँ इतनी हिम्मत कि वह कॉल करके उसे पूछ सके। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ आप लोग स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।